नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। नया साल नई उम्मीदें और नई चुनौतियां साथ लेकर ही आता है। नव वर्ष का स्वागत हमने नए संकल्पों के साथ किया और दृढ़ प्रतीक्षा के साथ प्रगति पथ पर चलना शुरू भी कर दिया। यह सिर्फ निजी जिंदगी में बदलाव का जतन नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनौतियां और शिद्दतों को दो दो हाथ करके नए भारत बनाने की कवायद है। इसमें बेहतरी की उम्मीदें हैं, ख्वाब भी हैं और इस तसव्वुर को अंजाम देने के लिए जो चिंगारी चाहिए उसकी ज़रूरत भी सख्त है और वो चिंगारी मौजूद भी है। लेकिन मौजूदा कैफियत में बदलाव एकाएक तो नहीं आएगा। एक प्लान के मुताबिक अगर हम आगे बढ़ते तो रफ्ता रफ्ता देश की तकदीर बदलती दिखेगी ज़रूर। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी के साथ साथ अब कोरोना की मार भी देश के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हो रही है। चीन और पाकिस्तान से बाहरी संकट का सामना हमारे सामने है। आतंकवाद के खूनी खेल को खत्म करने की कोशिश भी जारी है और वैश्विक पटल पर शांति और विकास का दूत बन के अगुवाई करने की तैयारी है। G20 की अध्यक्षता इसकी मिसाल कही जाएगी। ऐसे में विकास की परवाज के लिए बृहद और सर्व समावेशी एक्शन प्लान की जरूरत है, ये कहने की आवश्यकता नहीं। साथ ही संकल्प के साथ एकजुटता भी किस तरह से दिखानी होगी, ये समझना भी जरूरी है। दलगत राजनीति से ऊपर उठना ही होगा, राष्ट्रहित के बारे में सोचना ही होगा और साथ मिलकर सबको आगे बढ़ना होगा। आज देश उस मोड़ पर है जहां से वह विश्व गुरु का अवतार ले सकता है और पूरे विश्व में अपना दबदबा बना सकता है। नया साल नई बुलंदियां छूने और पहले से तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने का एक मौका भी है। आज हम आपको बताएंगे कि नए साल में हिंदुस्तान के सामने चुनौतियां क्या हैं और इन चुनौतियों को मात देकर भारत कितना कमाल कर सकता है। मुसीबतों को मौके में कैसे तब्दील किया जा सकता है, हम ये भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही किन क्षेत्रों में भारत का डंका बजेगा, इसकी तस्वीर भी बिल्कुल साफ आपके सामने होगी। कहाँ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और इन मुसीबतों से बचने की कैसे जरूरत है और किस तरह से बचा जा सकता है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अपने रिपोर्ट्स में विश्लेषण, विश्वसनीय आंकड़ों और विशेषज्ञों की राय के जरिए हम आपके सामने वो पूरी तस्वीर रखेंगे जो 2023 में भारत की नई तस्वीर बनाएगा। तो नया साल नई चुनौतियां आज विशेष में। चुनौतियों में सबसे अव्वल जगह अर्थव्यवस्था की है। रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी की जरूरत है। इन्हीं मसलों की कसौटी पर सरकार के कामकाज को जनता अब तक जांचती आई है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, ये किसी से छुपा नहीं। रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बेतहाशा बढ़ चुके हैं। चाहे वो तेल हो, दूध हो, महंगाई परिवार के बजट को बिगाड़ती जा रही है। ताजा आंकड़े हमें ये बताते हैं कि बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। वैश्विक मंदी का असर भारत पर धीरे धीरे दिखने लगा है। अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक निर्यात हो, घरेलू मांग बढ़े, घरेलू बचत हो और निवेशक आए, औद्योगिक स्वास्थ्य सही रहे और कृषि और किसानों की अनदेखी न हो। इन तमाम चुनौतियों में देश खुद को कहां खड़ा पा रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दो 2023 में अर्थव्यवस्था की चुनौती भी बड़ी रहने वाली है। पश्चिमी देश भयंकर मंदी की ओर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ 2022 में अपनी तरक्की से उम्मीद पैदा करने वाले भारत के लिए अपने विकास दर को बनाए रख पाना लगातार मुश्किल होने जा रहा है। पर क्षितिज में सुनहले बादल भी दिख रहे हैं। विश्व बैंक ने भी बेहतर आर्थिक गतिविधियों के चलते भारत के जीडीपी अनुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी के असर से अछूती है। हालांकि अभी तक भारत के घरेलू उपयोग ने अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दिया है। भारत के रिजर्व बैंक ने हाल ही में अर्थव्यवस्था की हालत पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था, खतरे का संतुलन लगातार गहराते वैश्विक संकट की ओर झुकता जा रहा है। भारत का निर्यात पहले ही कमजोर हालत की ओर जा रहा है और वैश्विक मंदी इसे और कमजोर ही करेगा, जो देश की कुल जीडीपी में अकेले 20% का योगदान करता है। इंजीनियरिंग, सामान, ज्वेलरी, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स वाले निर्यात सेक्टर्स पर भी इसका असर पड़ेगा, जो कि श्रम प्रधान उद्योग है। इस समय भारत अपनी आमदनी से अधिक खर्च कर रहा है। चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं और चिंता का बड़ा सबब बने हुए हैं। जो आपने प्रश्न किया है कि निजी निवेश की बदौलत जो है भारत सरकार और आरबीआई लगाए बैठी है कि उम्मीदें लगाए बैठी है कि आगे इस दुविधाजनक समय के अंदर हम आराम से भारत देश को आगे निकाल पाएंगे। देखिए, उनका ये अटकलें लगाना गलत नहीं है, क्योंकि जो जीएसटी कलेक्शंस हुए हैं, जो बाकी रेवेन्यू ग्रोथ नज़र आ रहे हैं, जो जीडीपी नंबर्स नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आईएमएफ की एजेंसी के द्वारा हो, एडीबी के द्वारा हो, ओईसीडी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो, वो बहुत सराहनीय दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, जो भारत के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल और ग्रोथ चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, उससे भी उनको उम्मीदें बन रही हैं। पर ये सोचना कि निजी निवेश से जो है ग्रोथ हमें इम्पेटस मिल जाएगा, मेरे विचार में भारत सरकार को थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करना जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में वैश्विक स्तर पर भोजन, ऊर्जा और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में नरमी के बावजूद उच्च स्तर पर महंगाई के बने रहने ने हालात को और मुश्किल कर दिया है। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर निर्भरता भारत के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और वैश्विक आपूर्ति चेन में बाधा के कारण इसकी कीमत में उतार चढ़ाव हो रहा है। इसलिए इसकी पूरी संभावना है कि 2023 में बढ़ती कीमतों और धीमी होती विकास दर के बीच संतुलन बैठाने की चुनौती और बढ़ती जाएगी। हालांकि लगातार 4 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद महंगाई में मामूली राहत आई है और रिजर्व बैंक ने संकेत दिया है कि इसे काबू करना उसकी अभी प्राथमिकता में है और जरूरत पड़ी तो ब्याज दरों में और इजाफे से वो पीछे नहीं हटेगा। ये न सिर्फ आम भारतीयों के होम लोन और पर्सनल लोन को महंगा करेगा, बल्कि कॉर्पोरेट लोन पर भी असर डालेगा। सरकार और आरबीआई दोनों से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 2023 में निजी क्षेत्र का निवेश रफ्तार पकड़ेगा और इससे विकास दर भी बढ़ेगी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और एक ये बड़ी चिंताजनक बात है दुनिया में कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है और ट्रेड डेफिसिट होता है वो बढ़ता जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, बाकी सारे देशों का भी बढ़ता जा रहा है और ये एक बड़ा चिंताजनक प्रश्न है। पर इसमें एक चीज़ जानना जरूरी है कि जब फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, अगर ग्रोथ नहीं होती है, जैसे हिंदुस्तान के अंदर जीडीपी ग्रोथ है, हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, चाहे वो 6% हो या 7% हो या 8% हो या 5.5% हो, पर ग्रोथ है। जब ग्रोथ नहीं होती है तो इस टाइप के डेफिसिट्स जो होते हैं बड़े काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, मतलब कि बहुत नेगेटिव होते हैं वो। हालांकि भारत के कॉरपोरेट जगत के एक हिस्से द्वारा नए निवेश के कुछ शुरुआती संकेत मिले हैं, लेकिन अभी ये आंकड़ों में परिवर्तित नहीं हो पाया है। फैक्ट्री उत्पादन पर नजर रखने वाले इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP के मुताबिक अक्टूबर 2022 में फैक्ट्री उत्पादन 26 माह के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन मौके लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ दुनिया के बाकी देश अपने सप्लाई चेन को चीन से अलग करने की कोशिशों में है, दूसरी तरफ मोदी सरकार मुक्त व्यापार में तेजी लाने की कोशिश में है। ऐसे में भारत निजी क्षेत्र के बड़े निवेशों को आकर्षित करने की स्थिति में है। भारत को ज्यादा से ज्यादा व्यापार समझौते के सहारे बढ़ते वैश्विक बाजार में अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए भारत अपनी पूरी ताकत लगाएगा। ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ व्यापार समझौते के बाद ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के साथ भारत की बातचीत चल रही है। G20 की अध्यक्षता के साथ भारत 2023 में वैश्विक पटल पर होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या वैश्विक मंदी के दौर में G20 भारत को फायदा पहुंचा पाएगा?
अपने निर्यात को बढ़ाने और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिशों के बीच भारत को बड़ी चतुराई से काम लेना होगा और ये एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। समस्या ये है कि बढ़ते राजकोषीय घाटे के चलते सरकार के पास पैसे खर्च करने की क्षमता बहुत कम बची है। मोदी सरकार अपनी आर्थिक जटिलताओं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कैसे सामंजस्य बिठाती है, ये देखने वाली बात होगी। बजट इस बात का निश्चय ही इशारा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत आज ऐसा देश बन गया है जिसके या तो सभी दोस्त हैं या फिर जो नहीं हैं वो बनना चाहते हैं। रूस और अमेरिका जैसे दो धुर विरोधी दोनों ही भारत को अपना निकट का मित्र बताते थकते नहीं। भारत की बढ़ती वैश्विक पैठ के बीच अब भारत को G20 जैसे शक्तिशाली समूह के नेतृत्व का भी मौका मिला है। ये गर्व की बात है। अगले साल में देश के 50 शहरों में G20 देशों की 200 बैठकें होने वाली हैं, जहां विकास के मसलों पर मंथन होगा। इस तरह अगर हम देखें तो भारत के पास दुनिया के सामने अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को पेश करने का एक बहुत बड़ा मौका होगा। साथ में कूटनीति के रिश्ते बनाने का भी खास अवसर होगा। विकासशील देश भारत की ओर नेतृत्व के लिए हमेशा से देखते रहे हैं। इसके लिए भी भारत अब बखूबी पहल कर सकता है। भारत को G20 समूह के देशों के नेतृत्व का जिम्मा ठीक उस वक्त पर मिला है जब पूरी दुनिया एक बार फिर से कोरोना महामारी जैसे विकट संकट से जूझ रही है। यूक्रेन युद्ध से पैदा हुई विषमताओं का सामना भी किया जा रहा है और पर्यावरण और आतंकवाद से पूरा विश्व लगातार लड़ रहा है। ये भले चुनौतियां हों, लेकिन भारत अगर चाहे तो इन्हें अवसर में बदल सकता है और नई कहानी लिखी जा सकती है। भारत को एक नई और बड़ी भूमिका दे दी गई है। भारत G20 का अध्यक्ष बना है, यानी कि भारत वैश्विक मंच भारत के अहम और अगुवाई वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस नई भूमिका में चुनौतियां भी हैं और अवसर भी हैं। यूक्रेन संकट का प्रभाव ईंधन, खाद्य और उर्वरक की उपलब्धता के रूप में सामने है। इसके अलावा कठिन जलवायु परिस्थिति की चुनौती भी है। साथ में आतंकवाद और कालाधन से जुड़ी चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। G20 के देश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, मुद्रास्फीति, घटती उत्पादकता, बढ़ती बेरोजगारी और आने वाली मंदी की आशंका से जूझ रही है। भारत विकसित देशों से तो मजबूत रिश्ते रखता ही है, विकासशील देशों के हितों को भी अच्छी तरह से समझता है। भारत अपने ग्लोबल साउथ के साथ साथ सभी दोस्तों के दुख दर्द को समझने और उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देश, भारत को इनकी लीडरशिप का मौका मिलेगा। G20 की अध्यक्षता के दौरान जो तमाम कॉन्फ्लिक्टिव पार्टीज हैं वो इस संदर्भ में प्रयास करें, क्योंकि G20 का वास्तविक मैंडेट विश्व के आर्थिक समस्याओं के समाधान को करने का था और जाहिर है कि भारत इस बात को अच्छी तरह समझता है। इसी वजह से भारत इस बात की अवश्य कोशिश करेगा कि यूक्रेन के युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए और भारत इस संदर्भ में बैक चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहा है। सबसे पहली बड़ी चुनौती रूस यूक्रेन युद्ध है। भारत को रूस यूक्रेन युद्ध की मध्यस्थता का भी मौका मिल सकता है। भारत के रूस, अमेरिका और यूक्रेन से अच्छे रिश्ते हैं। इसकी बदौलत वो शांति दूत बन सकता है। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद इस मामले पर भारत दुनिया के सामने ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाने की स्थिति में है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच खाई पाटने की क्षमता सिर्फ भारत में ही है। G20 में भारत का बढ़ता प्रभाव भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर भारत इसका समाधान निकालने में कामयाब हो जाता है तो ये उसकी G20 अध्यक्षता की सबसे बेहतरीन उपलब्धि होगी। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसीज, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में
इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। भारत की जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में छवि है, जो भारत का यूक्रेन संकट के ऊपर एक संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण तथा जिम्मेदारी भरा अप्रोच रहा है, उसकी वजह से भारत की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। भारत की क्रेडिबिलिटी बहुत ऊंची है। भारत ही एकमात्र ऐसा सबसे अधिक क्रेडिबल राष्ट्र है जो कि विश्व की सभी महाशक्तियों को एक मंच पर ला सकता है और उनसे कुछ सकारात्मक परिणाम निकाल सकता है। तो भारत के सामने चुनौती अवश्य है, लेकिन भारत इस चुनौती को डील करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखता है। दूसरी चुनौती है वैश्विक महंगाई, खासकर खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई। फिलहाल G20 के 19 सदस्यों में से 3 सदस्य देशों में महंगाई दर 10% से अधिक है। 7 देशों में महंगाई दर 7.5 से 10% के बीच है। 5 देशों में महंगाई दर 5 से 7.5% के बीच है और 4 देशों में महंगाई दर 5% से कम है। हालांकि दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मुद्रास्फीति अभी सारे G20 सदस्य देशों के लिए कोई गंभीर चुनौती नहीं है। अगर रूस यूक्रेन युद्ध का जल्द समाधान नहीं होता तो भारत को महंगाई दर पर काबू पाने के लिए नए कदमों को उठाने की आवश्यकता होगी। तीसरी चुनौती है ऊर्जा। रूस दुनिया को ये बता रहा है कि उसके खिलाफ प्रतिबंध भविष्य में उसकी अर्थव्यवस्था को जरूर प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन प्रतिबंधों का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। रूस की प्रतिक्रिया से जो सबसे अधिक प्रभावित हैं, वो है गैस पर निर्भर यूरोपीय देश। रूस में बहुत कम मात्रा में तेल खरीदने के लिए भारत को दोषी ठहराना केवल पश्चिम के ढोंग को सामने लाएगा। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका सामना करने के लिए भारत को अमेरिका, रूस और सऊदी अरब और यूरोप साथ ही अन्य देशों को एक साथ व्यवहारिक मंच पर ले जाने की आवश्यकता है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ा अवसर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि वर्तमान समय में पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। हथियारों की होड़ बढ़ रही है। यूक्रेन का युद्ध जारी है। यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरे विश्व के फूड सप्लाई चेन्स, एनर्जी सप्लाई चेन्स और फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स पर गंभीर असर पड़ा है और जाहिर है कि ताइवान के ऊपर चाइना का खतरा बना हुआ है और चाइना की जो विस्तारवादी आधिपत्यवादी सोच है वो भी लगातार दिखाई देती है। चौथी चुनौती है खाद्य वस्तुओं और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों की वजह से लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति और इससे निपटने के लिए देशों द्वारा की जा रही कोशिशें। लोकतांत्रिक देशों में बेतहाशा महंगाई राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। इसलिए महंगाई को काबू में रखना सिर्फ आर्थिक लिहाज से जरूरी नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक प्राथमिकता भी है। भारत को इस प्रकार का G20 एजेंडा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए खाद्य वस्तुओं को तत्कालीन कमी का समाधान करने वाला हो और नई खाद्य आपूर्ति चेन या सप्लाई चेन के निर्माण की कोशिश हो। साथ ही भारत आर्थिक नीति में धार लाने की जरूरत है। साथ में भारत को G20 के मंच पर ये सुनिश्चित करना होगा कि ये ग्रुप खाद्यान्न की कमी से जूझ रही अर्थव्यवस्थाओं पर खास ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो ये थी G20 की खास चुनौतियां और इन चुनौतियों के बीच जिसको कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग क्या है वो भी आपके सामने हमने रखा। अब हम बात करेंगे आतंकवाद की। आतंकवाद एक ऐसा कैंसर है जो देश को अंदरूनी चोट पहुंचाकर सामाजिक और राष्ट्रीय ताने बाने को तहस नहस कर देता है। भारत के लिए ये बात कोई नई नहीं है। दशकों पहले कश्मीर से शुरू हुआ आतंकवाद का खूनी खेल आज भी दिल दहला रहा है। पड़ोसियों की अदावत ने आतंकवाद को शह दी है। आज पाकिस्तान आतंकवाद का आका पूरे विश्व में माना जाता है। चीन की शह पाकिस्तान को लगातार मिल रही है और ये जोड़ी अपने नापाक इरादों को भारत के सरहदों के भीतर अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी कश्मीर आतंकियों की पूरी बदमाशी से और उनके वार से लगातार लहलुहान हो रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी आतंकी हमले होते ही रहते हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। स्थानीयों को धर्म के आधार पर उनकी आइडेंटिटी देखकर मौत के घाट लगातार उतारने की कोशिश आतंकी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं इस साल अप्रैल मई से काफी बढ़ गई थी। कश्मीरी पंडितों की त्रासदी
अब भी खत्म नहीं हुई है। वे आज भी खौफजदा हैं और अपने जमीन से दूर रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं पुलिस और अर्धसैनिक बल भी अपना हिसाब पूरा कर रहे हैं। कश्मीर में इस साल अभी तक 40 से ज्यादा विदेशी आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। बताया ये जा रहा है कि 150 से भी ज्यादा आतंकी अभी भी कश्मीर में हैं। असलियत यह है कि जब तक सीमा पार से आतंकियों को शह दिया जाता रहेगा, देश में आतंक का तांडव कम नहीं होगा। भारत कैसे इस चुनौती से निपट सकता है और क्या इस साल में हमारी सरकार के वो लक्ष्य हैं जिस राह पर चलकर हम आतंकवाद को करारा जवाब दे सकते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आतंकवाद अभी भी भारत के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में जो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को फिर से टारगेट किया जाने लगा है। पिछले दिनों हुए हमलों और हत्या का पैटर्न देखें तो इस बात की पुष्टि भी होती है। 8 जून 2020 को अनंतनाग में सरपंच अजय पंडित की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 17 सितंबर 2021 को कुलगांव में कांस्टेबल बंटू शर्मा को मारा गया। 5 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर में माखनलाल बिंदु की हत्या हुई। इसके बाद 17 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर में स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर की हत्या हुई। 12 मई 2022 को बडगाम में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या और 25 मई 2022 को टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की बडगाम में हत्या और 1 जनवरी 2023 में डांगरी में अंधाधुंध फायरिंग में 6 हिंदुओं की हत्या टारगेट किलिंग के सबूत हैं। पता है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, प्रशासन का अपना धर्म है। जो व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा इस्तेमाल करके उन परिवारों की देखभाल हम लोग करेंगे। सरकारी नौकरी भी देंगे, आर्थिक मुआवजा भी देंगे। कुछ कंसर्न्स उन लोगों ने उठाए हैं, उन कंसर्न्स को भी हम हल करेंगे। इसके अलावा भी सुरक्षा बलों पर लगातार हमले होते रहे हैं। इनमें से तमाम ऐसे मामले में जिनके आरोपी आतंकियों तक अभी तक सुरक्षा बल नहीं पहुंच पाए हैं, जो इस बात के पुख्ता सबूत है कि कहीं न कहीं इन घटनाओं में हाइब्रिड आतंकियों का ही हाथ रहा है। घाटी से आतंक का सफाया करने के लिए भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद शुरू हुए इस अभियान का असर भी दिखा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सेना को अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टारगेट किलिंग के साथ पार्ट टाइम आतंकी कश्मीर की नई समस्या बन रहे हैं। ये न किसी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा होते हैं और न ही इनका कोई आपराधिक इतिहास होता है। ऐसे में इन्हें ट्रेस करना तकरीबन नामुमकिन होता है जब तक ये खुद कोई गलती ना करें। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में हुए हमलों के पैटर्न को देखें तो ज्यादातर मामलों में पार्ट टाइम आतंकियों की हरकत के सबूत मिले हैं। इन्हीं पार्ट टाइम आतंकियों को हाइब्रिड आतंकी कहते हैं। Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. हाइब्रिड आतंकियों के काम करने का तरीका ही सेना के लिए मुसीबत बन रहा है। दरअसल कहीं भी हमला करने के बाद आतंकी लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। इससे सेना इन्हें ढूंढ ही नहीं पाती। इंटेलिजेंस यूनिट को भी इन पर कोई शक नहीं होता, लिहाजा इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो कश्मीर में आतंकियों के साथ साल 2022 में सुरक्षा बलों की 93 मुठभेड़ हुई, जिनमें 172 आतंकी मारे गए। इनमें 42 विदेशी थे। वहीं आतंकवादियों ने 2022 में 35 नागरिकों की हत्या कर दी। मारे गए आतंकियों में सबसे ज्यादा 108 आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और इसी से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के थे। वहीं जैश ए मोहम्मद के 35, हिजबुल मुजाहिदीन के 22, अल-बद्र के 4 और अंसार गजवत उल हिंद के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। जम्मू कश्मीर एडीजीपी विजय कुमार और पुलिस के मुताबिक कश्मीर में 2022 में कोई हड़ताल नहीं हुई, न ही हिंसा हुई। खास तौर पर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की कोई घटना सामने नहीं आई। 2022 में कश्मीर में इंटरनेट बंद नहीं हुआ और न ही किसी आतंकवादी का अंतिम संस्कार से जुड़ा कोई मामला सामने आया। घाटी में अब हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ फारूक नल्ली और लश्कर कमांडर रियाज सेत्री को छोड़कर आतंकी संगठनों के सभी प्रमुख और शीर्ष कमांडर मार दिए गए हैं। 2022 में आतंकवादियों की भर्ती में पिछले साल की तुलना में 37% की गिरावट हुई, जो अब तक सबसे ज्यादा है। सबसे अधिक 74 आतंकवादी लश्कर ए तैयबा में शामिल हुए। इनमें से 65 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इन 65 में से 58 आतंकी
यानी 89% संगठन में शामिल होने के पहले महीने में ही मार दिए गए। वहीं 17 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। फिलहाल घाटी में इस साल भर्ती हुए 18 आतंकवादी एक्टिव हैं। 2019 के बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल से होने वाली घुसपैठ में काफी तेजी से कमी आई है। साल 2022 में अप्रैल तक घुसपैठ की केवल 2 कोशिशें की गईं, जिन्हें विफल कर दिया गया। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में अब भी 100 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड्स सक्रिय हैं। इसके बाद भी सीमा पार से LOC पर घुसपैठ की गतिविधियों में वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण ये है कि कश्मीर में सुरक्षा कवच बेहद मजबूत है। इस सुरक्षा कवच में LOC पर लगाई गई फेंसिंग भी शामिल है। इन तमाम दावों के बावजूद टारगेट किलिंग और आतंकी हमले सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। चुनावी माहौल में ये और खतरनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। चीन एक ऐसा पड़ोसी देश है जिस पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है और ये बात इतिहास ने हमें सिखाया है। 1962 से ही चीन की घुसपैठ और हमलावर तेवर का भारत को सामना करना पड़ा है। लगातार घुसपैठ से भारत की सरहद की जमीन चीन काफी हद तक निगल चुका है या इस ताक में है। दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर कई संधियां हैं, लेकिन इनकी चीन लगातार अनदेखी करता रहा है। शांति वार्ताएं भी फेल होती रहीं, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं। 2011 से साल 2018 के दौरान चीन की ओर से भारत में घुसपैठ की तादाद हर साल कम से कम 200 से 460 के बीच रही है। साल 2019 में तो ये संख्या 663 पर पहुंच गई थी। 1990 से जारी चिंताओं में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन की बढ़ती निर्माण गतिविधियां भी शामिल थीं। भारत सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अभी तक पिछड़ा रहा है। 9 किलोमीटर से भी लंबे अटल टनल और निर्माणाधीन जोजिला सुरंग मार्ग को भी सीमा क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने का कदम बताया जाता है। इस समय 2 दर्जन से अधिक सुरंग मार्गों पर काम जारी है। भारत ने साल 2020 के बाद चीन से बढ़े तनाव के मद्देनजर सीमा पर 60,000 से भी ज्यादा सैनिकों की तैनाती की। फिर भी गलवान जैसे झड़प होते ही रहे। जरूरत है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछाड़ने की कोशिश की जाए और ऐसी कूटनीतिक संबंध बनाए जाएं जिससे चीन की स्थिति ऐसे नकारात्मक रूप में जा सके और उसका सच पूरे विश्व के सामने आ सके। इसके लिए भारत को दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाना होगा, तभी चीन को मात दिया जा सकेगा और इसकी कोशिश जारी है। चीन से खतरा भारत पर हर पल मंडराता रहा है। दोस्ती की आड़ में दुश्मनी कर पीठ में छुरा घोंपने वाला चीन एक दगाबाज ड्रैगन है जो देश की सीमा को निगलने की कोशिश में जुटा है। 2020 के गलवान कांड के बाद भारतीय और चीनी सेना के बीच टकराव को सबसे गंभीर घटना माना जाता रहा है। उसके बीच से कई शांति वार्ताएं हुई हैं, लेकिन बेनतीजा निकली। वहीं चीन ने अपनी घुसपैठ कम नहीं की। भारत चीन संबंधों में विष घोलने वाले गलवान कांड के बाद चीन की ओर से फिर लगातार इस तरह की कार्रवाई यही संकेत दे रही है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इरादे नेक नहीं हैं। कोविड को लेकर घोर विफलता के कारण चीनी राष्ट्रपति और उनकी कम्युनिस्ट सरकार चीन में उठ रही जनाक्रोश की लहर से सहमे हुए हैं। ऐसे में यही लग रहा है कि शी की सेना अपनी जनता का ध्यान बटाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस जनाक्रोश को ठंडा करने के लिए शी कभी भी भारत या ताइवान के साथ युद्ध के हालात पैदा कर सकते हैं। चाइना की इंटरनल सिचुएशन में काफ़ी इंस्टेबिलिटी है और इसीलिए शी जिनपिंग लद्दाख बॉर्डर को एक्टिवेट रखना चाहता है और ताइवान का इशू भी उसने रेड हॉट कर रखा है। तो अभी जो सिचुएशन LAC के ऊपर ऐसा है कि काफ़ी तनाव है वहाँ पे और काफ़ी लोकेशंस में दोनों फौजें आमने सामने हैं और जो नेक्स्ट कोर कमांडर की टॉक्स है उनमें एक स्पष्ट रूप से हमको PLA को बताना पड़ेगा कि आप अपनी फौज को डिसएंगेज करें और एक बफर जोन क्रिएट होनी चाहिए हर एक जगह। जहां भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में करीब 1 साल से गतिरोध चल रहा है और इसमें एक नया तनाव जुड़ गया है, वो है भूटान।
भूटान ने चीन के साथ अपने पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हस्ताक्षरित रूपरेखा में भारत को विश्वास में लेना आवश्यक नहीं समझा। जून 2017 में चीनी सैनिकों ने डोकलाम पठार के नजदीक एक सड़क के निर्माण का प्रयास किया, जिस पर भूटान और चीन दोनों ही दावा करते रहे हैं। भारतीय सैनिकों ने हस्तक्षेप किया क्योंकि भूभाग भारत के राजमार्ग के निकट है। 73 दिन तक चले गतिरोध के बाद दोनों पक्षों ने अपनी सेनाएं वापस बुलाई, किंतु उसके बाद भी सैटेलाइट तस्वीरें दर्शाती है कि चीन ने इस क्षेत्र में सैनिक अवसंरचना की निर्माण किया है और भारत ने इसे नजरअंदाज किया। इस क्रम में उसने अरुणाचल प्रदेश में एक छोटे गांव या पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक शिविर का निर्माण भी किया है। नेपाल में भी चीन ने अपना वर्चस्व बढ़ा लिया है। नेपाल इन दिनों चीन के निशाने पर है। चीनी सरकार किसी भी तरीके से नेपाल को अपनी गिरफ्त में करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि चीन ने नेपाल के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत भारी मात्रा में निवेश का प्लान तैयार किया है। प्रचंड के पीएम बनते ही चीन ने अपनी चाल में तेजी ला दी है। नेपाल, भूटान और श्रीलंका तीनों जो हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ता जा रहा है और ये हमारी सब कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है और इसीलिए भारत को ये तीनों देशों के साथ एक आउटरीच करनी पड़ेगी, उनके साथ और क्लोजर रिलेशनशिप्स लानी पड़ेगी कि हम चाइना का जो पहुंच है इन देशों के ऊपर और जो इन्फ्लुएंस है हम उसको कम कर सकें। चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे, जो भारत के लिए सबसे बड़ी सामरिक सुरक्षा चुनौती है। जहां चीन भारत को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय होने से रोक रहा है, वहीं शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल को भारत नकार चुका है। इससे भी कटुता बढ़ी है। अब मोदी की अति सक्रिय विदेश नीति के चलते भारत और अमेरिका और हिंद प्रांत के क्षेत्र के अन्य देशों के साथ साझेदारी बढ़ रही है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ नौसेना के अफसाय हो रहा है। इसके अलावा मोदी सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। भारत को चीन पर पूरा ध्यान देना और अमेरिका और क्वाड देशों के साथ साझेदारी को बढ़ाना होगा। चीन के खतरे का सामना करने के लिए एक समग्र रणनीति अपनानी होगी। भारत चीन के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहा है, एलएसी के ऊपर काफ़ी हमारी डिप्लॉयमेंट्स और बढ़ी हैं और वेपन सिस्टम्स की डिप्लॉयमेंट भी एक वॉर फुटिंग में हो रही है और उसके साथ साथ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा और स्पेशली पासेस और कनेक्टिविटी जो हिंटरलैंड के साथ है वो बढ़ रही है। तो चाइना का तो पूरा फोकस हमारा प्लानिंग में है और दूसरा अगर लड़ाई होती है तो हमारे जितने भी एलाइज हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, तो इन सारे देशों के साथ इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और आने वाले वक्त में एक डिफेंस अंडरस्टैंडिंग भी इन देशों के साथ हमको करनी पड़ेगी क्योंकि अगर चाइना के साथ हमारी लड़ाई होती है तो हमको मिलिट्री हार्डवेयर एमुनिशन की जरूरत पड़ेगी। मोदी समझते हैं कि आज भूसामरिक राजनीतिक वास्तविकता में व्यवहारिकता महत्वपूर्ण है और शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। इसलिए भारत को चीन से निपटने के लिए एक समग्र और बहुकोणीय रणनीति अपनानी होगी। भारत चीन के साथ शांति स्थापना चाहता है, लेकिन केवल इससे इस बात की गारंटी नहीं मिल सकती कि दोनों देशों के बीच तनाव नहीं बढ़ेगा। भारत को इस संबंध में सजग रहना होगा क्योंकि दोनों देश अपने राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के उपाय कर रहे हैं। भारत चीन संबंध एक नई, अधिक खतरनाक दिशा में बढ़ रहे हैं, जो चिंताजनक है। मोदी और शी जिनपिंग के व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दोनों को सुधार के संभावित उपायों के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन भारत को अपनी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। भारत के साथ पूरे विश्व ने कोविड के साए में 2023 का स्वागत किया। आज कोविड दूसरी बार सर उठा रहा है। चीन में संक्रमण तो बेलगाम हो चुका है, दूसरे देशों में भी ये फैल रहा है। भारत में भी कोविड के नए प्रजाति वाले केस पाए गए हैं। कोविड मरीजों के आंकड़ों में भी वृद्धि हो रही है। सरकार ने अलर्ट होकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। एयरपोर्ट्स पर चेकिंग सख्त की गई है। देश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं। इन हालातों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की जरूरत जरूरी है। साथ में कोविड का असर देश की अर्थव्यवस्था पर न पड़े, इस पर भी नजर रखनी होगी। कोरोना
एक बार फिर डरा रहा है। चीन और अमेरिका के साथ दुनिया भर में कोरोना केस एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी कोरोना मामलों में उछाल आया है। बदलते वेरिएंट से जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उस पर सरकार तुरंत कदम उठा रही है। कोविड को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने की सलाह दी गई है। इससे नए वेरिएंट की ट्रैकिंग हो सकेगी। इससे समय से पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाए जा सकेंगे। भारत पहले से ही टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के साथ वैक्सीनेशन पर फोकस कर रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। दुनिया के कई देशों में बढ़ते हुए कोरोना मामले को देखते हुए भारत ने चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच रिपोर्ट जरूरी की हुई है। यह रिपोर्ट भारत आने से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। वहीं एयरपोर्ट पर कोविड रैंडम टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। कोविड की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं, लेकिन अब भी देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और सबको कोरोना टीकाकरण के लिए अधिक संसाधनों और रणनीतिक प्रयासों की जरूरत बनी हुई है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत संरचना, दवाइयों, कुशल प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और अन्य सुविधाओं की भारी कमी है। आपातकाल ऑक्सीजन सुविधा को भी मजबूत करने की जरूरत है। जब कोविड आया था तब कहा गया था कि भारत को अपनी पूरी आबादी का टीकाकरण करने में 10 साल लग सकते हैं, लेकिन भारत ने अपने आलोचकों को गलत साबित कर दिया और 90% से अधिक वयस्कों का पूरी तरीके से टीकाकरण किया गया। भारत में न केवल वायरस से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी गई, बल्कि अपनी वैक्सीन खुद निर्मित की गई। ये वैक्सीन भारत ने सिर्फ खुद ही नहीं इस्तेमाल की, बल्कि दूसरे देशों में भी मुफ्त बांटी। आज कोरोना वैक्सीन को जन जन तक और सुविधापूर्वक और सस्ते दरों में मुहैया करवाने की जरूरत है। कोरोना का कहर अब चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगा है। इस संक्रमण के चलते अब चीन का फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड का ताज खोने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल कोरोना के भयावह संक्रमण के चलते चीन की फैक्ट्रियों में मजदूरों की काफी कमी हो गई है। ऐसे में यहाँ पर उत्पादन घटने लगा है। चीन की इस मौजूदा और आने वाली समस्या का फायदा भारत उठा सकता है। ऐसे में अगर भारत अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर लेता है, तो फिर दुनिया भर की कंपनियां चीन की जगह भारत में ही फैक्ट्रियां लगाना पसंद करेंगी। कोविड महामारी की तैयारी एक युद्ध के तौर पर करनी पड़ेगी। थोड़ी सी भी कोताही महंगी पड़ सकती है। इन हालातों में सरकार के सामने ये बेहद अहम चुनौती मानी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। पर नए साल में अगर हम उन दलों की बात न करें जो कि इस वक्त देश के सबसे बड़े दल हैं और जिनकी नूरा कुश्ती में कहे या आपसी लड़ाई में देश का भविष्य बहुत हद तक प्रभावित होता है, तो हम बात कर रहे हैं उन चुनौतियों की जो देश की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक दलों की चुनौतियों पर के रूप में जानी जाएंगी। क्योंकि सरकारें तो सियासी दलें ही बनाते हैं, यही विकास के कर्णधार बनते हैं और चुनौतियों का सामना भी इन्हें करना होता है। बीजेपी अगर आज उत्थान पर है तो कांग्रेस में भी जोश का आगाज दिखा। हम इन दोनों दलों के सियासी हालातों पर नजर डालेंगे। पिछले 8 सालों से केंद्र की राजनीति में एक दलीय प्रभुत्व रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा केंद्र के अलावा देश की लगभग 17 राज्यों में सरकार का नेतृत्व कर रही है। लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसद हैं, राज्यसभा में 92 सांसद हैं। हालांकि सत्ता के इतने कोनों पर पदस्थ होने के बावजूद भाजपा के लिए नया साल चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद अब बीजेपी की नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने पर हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा ने भले ही कांग्रेस में जोश भर दिया है, लेकिन इसका चुनावों में क्या असर होगा यह देखना अभी बाकी है। लेकिन कांग्रेस चुनौती तो है, इसे नकारा नहीं जा सकता।
रोड शो के जन सैलाब ने बीजेपी हाईकमान को सचेत कर दिया है। देखिए, कांग्रेस एक चुनौती रहेगी। सत्ता में कोई भी दल बैठा हो, कांग्रेस एक चुनौती हमेशा रहेगी, क्योंकि जितना लंबा समय कांग्रेस को अपनी राजनीति करने का मिला है, जिस तरह की उनकी ऑल इंडिया अपील है और उनकी पैठ है, आज के समय में, आज की राजनीति में निश्चित ही वो कमजोर दिखाई पड़ती है। लेकिन जो उनका काडर है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो बहुत प्रभावी स्थिति में ना हो, लेकिन अगर इस तरह की कोई यात्रा होती है तो निश्चित तौर पे वो काडर, उस काडर को एक विश्वास मिलेगा। इस वर्ष बीजेपी को एकमात्र नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ, जहां उसे कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी। हालांकि यहां हुई हार और जीत का अंतर कुल वोटों के 1% से भी कम था। फरवरी मार्च में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्ता बरकरार रखी, जबकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल की। पंजाब में अपने दम पर बीजेपी कभी भी मजबूत दावेदार के रूप में नहीं उभर सकी। साल 2014 के बाद से मोदी फैक्टर के चलते संगठन के विस्तार को मजबूती मिली, जिसका फायदा भी पार्टी को मिला। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने भले ही मतदाताओं के एक वर्ग में रोष पैदा किया हो, लेकिन एक के बाद एक चुनावों में पता चलता है कि ज्यादातर लोग बीजेपी में अपना भरोसा जताते हैं और बिखरे विपक्ष के विकल्प को खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस साल विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 2024 के लोकसभा आम चुनाव से पहले इन चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगभग 5 साल के अंतराल के बाद चुनाव होने की उम्मीद है। परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां का कंट्रोल काफी हद तक केंद्र के हाथ में रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर एक नया नेतृत्व तैयार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ब्रांड मोदी अभी भी बरकरार है। राज्य के चुनावों में ब्रांड मोदी का इस्तेमाल अभी भी जारी है। गुजरात चुनाव में कम से कम 30 से 40% नए चेहरों को मौका दिया गया था। गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पार्टी ने सरकार को नया रूप देने के लिए अपने मुख्यमंत्रियों को भी बदल दिया। इस रणनीति से दोनों राज्यों में लाभ भी हुआ, लेकिन हिमाचल में यह तरकीब नहीं चली। टिकट से वंचित लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। 2023 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक नए नेतृत्व तैयार करना होगा। इस साल में कर्नाटक पहला राज्य होगा जहां 4 महीने में चुनाव होंगे। बीजेपी के सामने यहां अपनी सरकार बनाए रखने की चुनौती होगी। बिहार में बीजेपी बेसब्री से एक नए चेहरे की तलाश में है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन को टक्कर दे सके। नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के बाद बीजेपी को अंदाजा हो गया है कि 2024 में परेशानी बढ़ सकती है। राष्ट्रीय पार्टी का टैग मिलने से आम आदमी पार्टी उत्साह में है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में भी ताजगी आने की बात कही जा रही है। अब निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर होंगी कि आखिर वह राज्यों के प्रतिद्वंदियों को कैसे काउंटर करते हैं। तेल की बढ़ती कीमतों से सरकार पहले से चिंता में है। वैसे तो आधिकारिक तौर पर तेल की कीमतें बाजार विनियमित होती हैं, लेकिन जनता के विरोध से सरकार पर दबाव रहता है। रोजगार सृजन के मामले में बीजेपी लगातार बैकफुट पर रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों में बताया गया है कि दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 8.30% हो रही। यह आंकड़ा पिछले 16 महीनों में सबसे ज्यादा है। कांग्रेस बाकी मुद्दों के साथ बेरोजगारी की समस्या को लेकर सड़कों पर भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। ऐसे में 2023 और 2024 दोनों ही मोदी सरकार के लिए आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर अहम है। साल 2024 की पहली छमाही में ही देश के भीतर आम चुनाव होने हैं। तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 साल का वक्त हो जाएगा। ऐसे में मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चुनाव में बड़ा फैक्टर बन सकती है।
वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के चुनाव पर पड़ने वाला असर का आकलन किया जाना अभी बाकी है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में मंदी मोदी सरकार के लिए महंगी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस दोबारा सियासी रेस में शामिल होते दिख रही है। भाजपा की चुनौतियां तो आपके सामने रही, लेकिन कांग्रेस की चुनौतियां जो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं, अब एक अलग रूप में सबके सामने आई हैं। कांग्रेस की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गांधी परिवार पार्टी से औपचारिक दूरी बनाए हुए है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण होगा कांग्रेस के लिए ये नया साल, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कांग्रेस आज अपने इतिहास के दोराहे पर खड़ी है, जहां से एक रास्ता उत्थान की ओर जाता है और दूसरा पतन की ओर। गांधी परिवार ने औपचारिक तौर पर पार्टी से दूरी बना ली है और पार्टी के अध्यक्ष की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी है। उधर राहुल गांधी अपनी तरह से पार्टी को जिंदा करने में जुटे हुए हैं। वे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को वे मोदी सरकार पर हमला करने के लिए भी कर रहे हैं। जगह जगह पर उमड़े जन सैलाब ने बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि कांग्रेस कहीं खतरा न बन जाए और बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना ही न रह जाए। कांग्रेस एक चुनौती रहेगी। सत्ता में कोई भी दल बैठा हो, कांग्रेस एक चुनौती हमेशा रहेगी, क्योंकि जितना लंबा समय कांग्रेस को अपनी राजनीति करने का मिला है, जिस तरह की उनकी ऑल इंडिया अपील है और उनकी पैठ है, आज के समय में, आज की राजनीति में निश्चित ही वो कमजोर दिखाई पड़ती है। लेकिन जो उनका काडर है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो बहुत प्रभावी स्थिति में ना हो, लेकिन अगर इस तरह की कोई यात्रा होती है तो निश्चित तौर पे वो उस काडर को एक विश्वास मिलेगा। राहुल गांधी ऐसे वक्त में एक्टिव हुए हैं जब पार्टी अपने इतिहास के सबसे कमजोर मुकाम पर खड़ी है। कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है और संगठन बिखरा सा नजर आ रहा है। कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को वापस लाने और खुद को साबित करने जैसी बड़ी चुनौती है। साथ ही कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के सिलसिले पर ब्रेक लगाने का चैलेंज है। कांग्रेस नेताओं में ये आत्मविश्वास पैदा करना भी होगा कि पार्टी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल कर सकती है। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर कांग्रेस संगठन का काम करने वाले कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल पैदा करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कार्यकर्ताओं में भविष्य को लेकर कोई उम्मीद जगे। कांग्रेस जमीन से पूरी तरह से 1990 के बाद कट गई है। इसी का नतीजा है कि जमीनी स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक समझ रखने वाले नेता कांग्रेस में नहीं हैं। कांग्रेस के अंदर युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच संतुलन नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए हैं। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 36 के आंकड़े हैं, तो कर्नाटक में डी शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच सियासी वर्चस्व की जंग किसी से छिपी नहीं है। ऐसे ही महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और पंजाब में भी युवा और बुजुर्ग नेताओं के बीच बेहतर तालमेल नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस की पराजय के लंबे सिलसिले की सबसे बड़ी वजह राज्यों में पार्टी का खस्ताहाल ढांचा और लचर व्यवस्था है। दक्षिणी राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, गुजरात से लेकर गोवा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पीढ़ी के दिग्गज नेताओं की फौज सियासी रूप से अप्रासंगिक हो चुकी है। ऐसे में नए अध्यक्ष के लिए राज्यों में नई पीढ़ी के भीड़ जुटाऊ लोकप्रिय नेताओं की फौज तैयार करना इसीलिए भी अहम है क्योंकि राज्यों में उनकी मजबूती ही राष्ट्रीय राजनीति में उसकी पुरानी चमक को लौटा सकती है। युवा पीढ़ी में कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता को लेकर गहरे सवाल है। कांग्रेस के सामने अपनी विचारधारा को लेकर भी बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को अगर बीजेपी जैसी विचारधारा वाली पार्टी से मुकाबला करना है तो निश्चित तौर पर अपनी विचारधारा स्पष्ट करनी होगी। कांग्रेस में बदलाव को मूर्त रूप देना होगा।
2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसमें कर्नाटक भी शामिल है। 2024 में भी 7 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी होगा। इन चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की चुनौती कांग्रेस के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये था एक लेखा जोखा उन तमाम चुनौतियों का जो देश के सामने हैं, जो देश के बड़े दलों के सामने हैं। ये वो चुनौतियां हैं जो सीधे तौर पर हमें और आपको भी प्रभावित करेंगी, जो हमारे और आपकी भविष्य की नई इबारत भी लिखेंगी। लेकिन नए साल का जो आगाज है और जिस तरह से अभी देश में स्थिति है और जो इतिहास रहा है देश का, हमने तमाम चुनौतियों का सामना बड़ी ही मजबूती से, बड़ी ही हिम्मत से किया है। और आज जब हम एक स्वस्थ प्रजातंत्र के दौर में जी रहे हैं, जब हम बेहद सशक्त न्यायपालिका के साये में हैं, तो हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम तंत्र मिलकर भारत के इन चुनौतियों का सामना तो कर ही लेंगे और साथ ही 140 करोड़ की जो हमारी संख्या है, हम सभी मिलकर देश की चुनौतियों का सामना करेंगे। कठिनाइयां कम नहीं हैं, लेकिन मुश्किलों के इस आलम में ही ऊंची उड़ान भरकर उड़ना होगा। देश हित को निजी हित से ऊपर रखना होगा। आर्थिक, सामाजिक और सामरिक विषमताओं को सूझबूझ से हल करना होगा। और भारत में इस बात की ताकत है, भारत में वो काबिलियत है जहां हम आगे बढ़ने का सपना बहुत ही आराम से देख सकते हैं। अभी से पाँव के छाले न देखो, अभी यारों सफर की इब्तिदा है। ये एक मशहूर शेर है जो भारत की नई तस्वीर के लिए शायद सबसे ज्यादा उम्दा शेर कहा जाएगा। और इसी उम्मीद में कि हम अपने पाँव के छाले तो नहीं देखेंगे, बल्कि अपने सफर की उस मंजिल को पाने के उत्साह में वहां तक आगे बढ़ेंगे जिसका सपना हमारे तमाम उन नेताओं ने देखा, हमारे तमाम उन रहनुमाओं ने देखा, जो धीरे धीरे भारत के उस नई तस्वीर की ताबीर के रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक विशेष के साथ आपके सामने होंगी। नमस्कार।